Hello students, this is Fatima Fendi teaching you the 12th chapter of economics of class 12th NIOS. Now NIOS में children जो economics का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का आता है और इसमें बुक 1 में चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 ये आपका एग्जाम में नहीं आता है, ये आपका असाइनमेंट यानी TMA के लिए होता है और चैप्टर 8 से लेकर लास्ट चैप्टर तक आपके एग्जाम में आता है। नाउ चैप्टर 8, 9, 10 और 11 ये आपका स्टैट्स है और 12 से आपका चैप्टर 12 से आपका थ्योरी पोर्शन है। तो आज हम थ्योरी का पहला पोर्शन करेंगे, पहला चैप्टर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ इकोनॉमिक्स जो ये सब्जेक्ट है चिल्ड्रन ये बहुत पुराना नहीं है, ये 16th सेंचुरी से आया है, यानी काफ़ी नया सब्जेक्ट माना जाता है आपको ये। नाउ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ लें आपको। ना इकोनॉमिक्स 2 वर्ड में डिवाइडेड है और ये वर्ड जो आया है वो ग्रीक डिक्शनरी से आया है। हमारी डिक्शनरी चिल्ड्रन ग्रीक डिक्शनरी पर डिपेंडेंट है, तो इकोनॉमिक शब्द भी जो है ये ग्रीक डिक्शनरी से आया है। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। ओइकोस, OIKOS, ओइकोस मतलब होता है घर, हाउस होल्ड, घर का, और निमीन, NEMEIN, निमीन मतलब होता है रूल या नियम। तो रूल ऑफ हाउस होल्ड, घर का नियम। ना घर कैसे चलता है चिल्ड्रन? पैसों से। बिना पैसों से घर नहीं चल सकता आपको। तो हम घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके भाई बहन माँ बाप बहुत सारे होते हैं। ना इन सब के बारे में हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वो चीज़ जो पैसों से चलती हो घर में। तो इसीलिए चिल्ड्रन ग्रीक में हर चीज़ का एक गॉड होता है। जैसे लव का गॉड है क्यूपिड, तो ईगो जो है वो पैसों का गॉड माना जाता है और उसी से चिल्ड्रन शब्द ये आपका बना है आपको, यानी घर किससे चलता है? पैसों से। और पैसों से घर कैसे चलता है ये हम किस में पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स के बारे में। हाँ, इकोनॉमिक्स में हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी, यानी बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता। आप पैसों से सारी चीज़ें जो होती है वो हम लोग जो हैं वो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। घर में जो भी चीज़ें जो पैसों से होती हैं या पूरे देश में जो भी चीज़ें जो पैसों से होती हैं उनके बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आपको। ना चिल्ड्रन इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बहुत सारी आई हैं। ना सबसे पुरानी डेफिनेशन मानी जाती है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ये सबसे पुरानी डेफिनेशन मानी जाती है। ना इकोनॉमिक्स वेल्थ जिसको जायदाद कहते हैं। चलो 2 चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स में, वेल्थ और प्रॉपर्टी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। वेल्थ वो चीज़ होती है जो आपको माँ बाप से मिलती है, कोई पैसा, कोई घर, कोई जेवर, कोई गाड़ी, इसको वेल्थ कहा जाता है। और प्रॉपर्टी क्या होती है? जो आप खुद अपनी इनकम से बचत कर आप बनाते हैं। कैसे? अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो कुछ पैसा आप जो है आप बचत कर लेंगे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। ना तो मनी विच यू हैव सेव्ड टुडे, जो पैसा आपने बचाया वो क्या करेंगे? या तो आप बैंक में डालेंगे या उससे कोई ज़मीन खरीद लेंगे। अगर आपने बैंक में डाला तो आपको उस पर ब्याज यानी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट क्या हुआ? आपकी बचत की एक इनकम है। इसी तरह से जो पैसों से आपने ज़मीन खरीद ली वो आप किराए पर उठाएंगे या किसी को या उस पर कोई खेती बाड़ी करेंगे और पैसा कमाएंगे। तो किराया क्या है? आपकी सेविंग्स पर एक और इनकम। तो सेविंग्स पर यानी रेंट जो आपकी सेविंग्स पर एक और इनकम है, और इंटरेस्ट जो आपकी सेविंग पर बचत करने पर जो पैसा बचा उस पर आपको इनकम मिल रही है। ये दोनों आपकी प्रॉपर्टी कहलाई जाती है, क्योंकि ये आपने आज की इनकम से बचत कर और ये चीज़ें बनाई, ये चीज़ें अर्न करी, ये चीज़ें कमाई। तो आज जो अपनी इनकम से आप बचा लेते हैं और उससे आप बनाते हैं, उससे चाहे मकान बनाइए या ज़मीन खरीदिए या उसको बैंक में रख दिए, उससे अगर इनकम आए उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। अब यही प्रॉपर्टी, यही ज़मीन जो आपने अपने बचत कर आज बनाई या यही ब्याज का पैसा, ये अगर आप अपने बच्चों को जब आप मरने से पहले अपने विरासत में आप उनको देकर जाएं, अपनी विल में उनको देकर जाएं, ठीक है, तो इसको वेल्थ कहा जाता है। ना ये जब इकोनॉमिक्स आई, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है वो इंग्लैंड से आया है
उस ज़माने में 15 सेंचुरी में, 15 और 16 सेंचुरी में हर मनुष्य के चिल्ड्रन, माँ बाप उसके लिए कुछ छोड़ कर जाते थे, यानी जो उन्होंने बचत से करा होगा वो छोड़ कर जाते थे। कोई ज़मीन, कोई खेत, कुछ पैसा, कुछ ज्वेलरी, कुछ सामान, कुछ छोड़ कर जाते थे, उसको वेल्थ कहते थे। तो वेल्थ वो चीज़ है जो माँ बाप छोड़ कर जाते हैं आपको, और प्रॉपर्टी क्या है, जो हम बनाते हैं अपनी प्रेजेंट इनकम से, ठीक है, या तो इंटरेस्ट के ज़रिए या रेंट के ज़रिए जो बनाते हैं। तो ना उस ज़माने में सभी को चिल्ड्रन कुछ ना कुछ वेल्थ अपने माँ बाप से मिलती थी आपको ना। तो इस डेफिनेशन, ये सबसे पुरानी डेफिनेशन है उसको, और इसी वजह से इसको रिजेक्ट करा गया, क्योंकि चिल्ड्रन जो गरीब है उनके माँ बाप तो कुछ नहीं छोड़ कर जाते, बल्कि कर्जा छोड़ कर जाते, तो यानी वो इकोनॉमिक्स में नहीं आते। ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक्स तो सभी के लिए है आपको, इसलिए ये डेफिनेशन रिजेक्ट कर दी गई है आपको, ठीक है। तो ये डेफिनेशन रिजेक्ट कर दी गई। फिर दूसरी डेफिनेशन आई, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेलफेयर ना। पहली डेफिनेशन में हम सिर्फ उनको ही देखते हैं जिनको जायदाद मिली है माँ बाप से, उसी के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ से आई, कैसे आई, कहाँ खर्च किया। अब तो फिर वो तो आए नहीं जो गरीब है। तो इकोनॉमिक्स तो यानी सब्जेक्ट तो ऐसा होना चाहिए जो सबको कवर करे। तो अब डेफिनेशन दूसरी आई, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेलफेयर। इकोनॉमिक्स वो विज्ञान है जो लोगों की भलाई के बारे में पढ़ता है ना। वेलफेयर, भलाई भी दो तरह से होती है। चलो, भलाई एक वो होती है जो पैसों से होती है, मानी, यानी आप किसी को पैसा ज़्यादा दे दीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा कपड़ा, खाना, घर, आपको गाड़ी सब खरीद पाएगा, तो ये भलाई कर दी आपने। और एक और तरह की भलाई होती है चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन नॉन मनी पर बेस्ड होती है, यानी जो पैसों से नहीं मिलती। जैसे सुकून पैसों से मिलता है, नहीं मिलता है। प्यार पैसों से मिलता है, नहीं मिलता है। तो ये वो भलाई है चिल्ड्रन, आपको मन की शांति जो पैसों से नहीं मिलती है आपको, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेलफेयर में हम कौन सी भलाई पढ़ रहे थे, कौन सी भलाई के कार्य पढ़ रहे थे आपको, वेलफेयर एक्टिविटीज़ कौन सी जो पैसों से की जा सके, नॉन मनी वाली नहीं। नॉन मनी मतलब बिना पैसों वाली नहीं, जो आपका जो भलाई करी जा सके। तो हम याली कर रहे थे ना। अगर हम सिर्फ पैसों से वाली भलाई की बात कर रहे हैं तो यानी बड़े हम मटेरियलिस्टिक हैं। यहाँ क्या आ जाता है, गरीब, लालच, पैसों की बात करते हैं, बिना पैसों की तो बात ही नहीं करते। तो फिर भी तो ये डेफिनेशन भी रिजेक्ट हो गई। अब डेफिनेशन आई चिल्ड्रन, जो डेफिनेशन आई चिल्ड्रन वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है आपको ना। जो थर्ड डेफिनेशन आई वो आई, इकोनॉमिक्स is a science of choice चयन। यानी इकोनॉमिक्स वो विज्ञान है जो चुनना बताता है। कब बताता है ना? अब चुनना मतलब क्या ना, इस डेफिनेशन के हिसाब से चुनना कब पड़ता है, जब कोई चीज़ की कमी हुआ आपको। तो ये डेफिनेशन बताती है कि मनुष्य की बहुत सारी वांट्स यानी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, और जैसे जैसे चिल्ड्रन वक्त बदलता जाता है, देखिए ग्रोथ, डेवलपमेंट होता है, नई नई चीज़ें मार्केट में आती हैं और हम लोग को लगता है यही चीज़ मेरे, इसके बिना काम नहीं चलेगा और हमें ये चीज़ चाहिए है। तो वांट्स लगातार बढ़ती है, ठीक है, ज़रूरतें इंसान की बढ़ती जा रही, और ज़रूरतें किससे पूरी होती है? गुड्स और सर्विसेज से, वस्तु और सेवाओं से ना। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स कहते हैं सामान को, हर वो चीज़ जिसको आप छू लें, देख लें, दूसरे को दे लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपका मेरी ज़रूरत है कि हम लिखना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू राइट ऑन द बोर्ड। नाउ टू राइट ऑन द बोर्ड आई रिक्वायर अ मार्कर, मुझे एक मार्कर की ज़रूरत है, वो ये है। यानी मेरी ज़रूरत किससे पूरी हुई? इस मार्कर से, जो क्या है? गुड है, यानी वस्तु है, सामान है। हम इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, हम आपको दे सकते हैं और आप इसको आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ है गुड्स और सर्विसेज में अंतर, कि इनका प्रोडक्शन और कंजम्पशन में टाइम गैप होता है। यानी ये बनती फैक्ट्री में है, फिर पैक होते हैं, फिर बाज़ार में आते हैं, फिर बायर यानी कंज्यूमर मार्केट जाता है, इसको ख़रीदता है, फिर घर लाता है, फिर इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं है चिल्ड्रन कि बनते ही जो कंज्यूमर ने इस्तेमाल कर लिया। इसके प्रोडक्शन और कंजम्पशन कहते हैं यूज़, ख़रीद कर इस्तेमाल करने में टाइम गैप होता है। यानी ये बाज़ार में आएंगे तब कंज्यूमर ख़रीद पाएगा, ठीक है। ये गुड्स कहलाई जाती है। सर्विसेज क्या होती है? वो जिनके प्रोडक्शन और कंजम्पशन में टाइम गैप ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हम आपको क्या दे रहे हैं? हम जो दे रहे हैं आप उसको छू सकते हैं? नहीं। हम कहें मैं कोई मेहनत कर रही हूँ, आपको दिख रही है, यानी आपको मेरी सर्विस दिख रही है। और अगर हम कहें मेरी मेहनत को आप छू लें तो आप मुझे छू नहीं पाएंगे, आप मुझे छू लेंगे, मेरी मेहनत को नहीं छू पाएंगे। तो इसको सर्विस कहते हैं। सर्विसेज वो होती हैं जिनके प्रोडक्शन और कंजम्पशन में टाइम गैप नहीं होता है।
यानी जिस वक्त हम पढ़ा रहे हैं उसी वक्त आप फ़ायदा उठा रहे हैं आपको ये। तो चिल्ड्रन वांट्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज से प्रोड्यूस से सेटिस्फाई होती है, पूरी होती है। और गुड्स एंड सर्विसेज को कौन बनाता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर किससे बनाता है? इनको जिस रॉ मटेरियल से बनाता है उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। ना रिसोर्सेज जो है चिल्ड्रन, रिसोर्स हर उस चीज़ को कहते हैं जिससे नए गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा सकते हैं या ख़रीदे जा सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं इसमें, बना भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। तो रिसोर्सेज चिल्ड्रन मोटे मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन और मैन मेड रिसोर्सेज मनुष्य द्वारा बनाए हुए संसाधन। ना नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? यानी जो कुदरत ने हमें दिए हैं, एयर, वाटर, ट्रीज, मिनरल्स, मेटल, सारे धातु, आपका सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, लोहा है, मिनरल्स यानी ऑयल है, सब कुछ है, सब कुदरत ने हमें दिए हैं आपको। ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ना। फिर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए आपको मैन मेड रिसोर्सेज भी चाहिए ना। वो संसाधन जो इंसान बनाता है उसको मैन मेड कहते हैं ना। इस पे मोटे मोटे तौर पर तीन चीज़ें हैं। एक है मशीन, दूसरा है लेबर, ठीक है, और तीसरा है मनी। ये मैन मेड रिसोर्सेज कहलाए जाते हैं, यानी वो संसाधन जो मनुष्य बनाता है। लेकिन अगर आप देखिए मशीन किससे बनती है? लोहे से, और लोहा कहाँ से आता है? नेचर देती है। लेबर भी काम तब कर पाएगा, लेबर कौन होते हैं? आपको लेबरर कौन होता है? मजदूर। मजदूर की मेहनत को हम लेबर कहते हैं ना। मजदूर मेहनत कब कर पाएगा? जब खाना अच्छा खाया। और खाना कहाँ से आता है? नेचर का दिया हुआ होता है। तीसरा पैसा, पैसों से आप चीज़ें खरीद सकते हैं, बना सकते हैं आपको। तो पैसा भी किससे बनता है? किसी मेटल से बनता है। और मेटल कहाँ से आता है? नेचर देता है। तो अगर आप देखिए तीनों मैन मेड रिसोर्सेज यानी मनुष्य द्वारा बनाए हुए संसाधन, ये किस पर डिपेंडेंट है? नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है, प्राकृतिक संसाधन पर। और नेचुरल रिसोर्सेज ये वो है जो नेचर ने यानी प्रकृति ने दिया है, अपने हिसाब से देती है, हमारे कहने से या हमारी ज़रूरत से बढ़ा नहीं सकती, ठीक है ना। ज़मीन में कैसे कोयला, चांदी, हीरा, लोहा, तेल बन जाता है, सदियों लगते हैं चलन, और हम लोग चलन फ़ौरन उसको निकाल लेते हैं। हम चाहें कि अगर कि गाड़ियाँ हम ज़्यादा सड़क पर चलाना चाहते हैं तो ज़्यादा पेट्रोल चाहिए, तो हम नेचर से नहीं कह सकते कि जल्दी जल्दी पेट्रोल बनाओ, नेचर तो अपने हिसाब से बनाएगा, ठीक है। तो हमारे बस में नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज बनाना, और नेचर बड़े धीरे से बनाता है, धीरे धीरे बनाता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? ये स्केर्स हैं। स्केर्स मतलब होता है लिमिटेड, ठीक है, यानी लिमिटेड मात्रा में ना। जैसे जैसे चिल्ड्रन आपका समय पास होगा, डेवलपमेंट होगा, प्रोग्रेस होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोगों की ज़रूरतें बढ़ेंगी। ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाना चाहेंगे, और गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा बनाने के लिए वो चाहेंगे कि वो रिसोर्सेज ज़्यादा जो है वो बना सके। लेकिन वो नहीं बना पाएंगे क्योंकि रिसोर्सेज कौन दे रहा है? नेचर। नेचर अपने हिसाब से दे रहा है। तो क्या होगा चिल्ड्रन, आपको आप सारे वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बनाए पाएंगे जो चिल्ड्रन बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा कर सके आपको। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आप सब नहीं बना सकते क्योंकि है ही नहीं धरती में इतना रिसोर्स, तो आप क्या करेंगे? तो मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? इतनी अपनी वांट्स को लिमिट करना पड़ेगा। आपने वांट्स में चॉइस करना पड़ेगा, चॉइस अमंग वांट्स, अपनी ज़रूरतों में उसको चुनना पड़ेगा। नाउ ये प्रॉब्लम को हम लोग मोटे मोटे तौर पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं, और ये हर इंसान झेलता है, चाहे वो कंज्यूमर यानी बायर हो। यहाँ चिल्ड्रन कंज्यूमर, कस्टमर, बायर हम सबको एक ही मान ले रहे हैं, यानी थोड़ा सा डिफरेंस होता है इकोनॉमिक्स में। कॉमर्स में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो हम यहाँ सिंपल मान ले रहे हैं बायर। बायर मतलब होता है खरीदार, हम सब खरीदार हैं। दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ खरीदता ज़रूर है आपको, तो हम सब लोग क्या है? बायर्स हैं ना। तो बायर्स हो या सेलर्स या प्रोड्यूसर्स, जो भी हो, बेचने वाले हो या बनाकर बेचने वाले प्रोड्यूसर, ठीक है, सबको ये प्रॉब्लम आती है कि उनके पास, जैसे प्रोड्यूसर के सामने क्या होती है? इतना सामान बनाना, पैसा कम है। कंज्यूमर के साथ प्रॉब्लम क्या है? बायर के साथ प्रॉब्लम क्या है? यही हम लोग के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि चाहिए इतनी सारी चीज़ें, ठीक है, और सब जो है और पैसा कम है। क्योंकि चीज़ें कहाँ मिलती है? मार्केट में, कीमत पर मुफ्त नहीं मिलती हैं आपको। तो आपके पास उतना पैसा होना चाहिए, तो पैसा हमें कम पड़ जाता है आपको,
तो ये प्रॉब्लम हर कोई फेस करता है आपको, कि आपको चाहिए बहुत सारे गुड्स आपकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज कम है। प्रोड्यूसर भी बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करना चाहता है, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज कम है, सब नहीं बना सकता। ज़्यादा बना सकता है तो ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि रिसोर्सेज नेचर से आते हैं और नेचर बड़े लिमिटेड अमाउंट में आपको देता है। तो वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो करना क्या पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आपको अपनी ज़रूरतों में चुनना पड़ेगा। चॉइस अमंग वांट्स। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टूडेंट हैं और मंथली चिल्ड्रन आपके पापा आपको 800 रुपये महीना देते हैं, उसी में सब आपको करना है। पापा ने पहले ही कह दिया है कि इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा ना। आपको तो ट्यूशन फीस देनी है, मान लिए आपका स्कूल की फ़ीस पापा दे देते हैं, आपको ट्यूशन फीस देनी है, एग्ज़ाम आने वाला है, कोई नई किताब आपको ख़रीदनी है। इसके साथ साथ चिल्ड्रन आपको जो है, आपको जहाँ पर आपका ठीक है आप रह रहे हैं, आपको हॉस्टल के खाने का जो है आपको वो भी पेमेंट करना है आपको, यानी मेस की फ़ीस आपको देनी है। साथ में आपकी बर्थडे आ रही है, आपको ट्रीट भी देनी है, और एक शाहरुख खान की एक पिक्चर भी आ गई, आपको वो भी देखना है ना। ये सारी चीज़ें और करना किस में, 800 रुपये में है। तो आप क्या करेंगे, 800 रुपये में आप जानते हैं सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो आप क्या करेंगे, आपका माइंड ऑटोमेटिकली लिस्ट बना लेगा कौन सी पहले कौन सी बात। तो रैशनल समझदार आदमी क्या करेगा, सबसे पहले ट्यूशन फीस देगा वरना फेल हो जाएगा, फिर वो एग्ज़ाम वाली किताब है वो ख़रीदेगा, फिर तीसरी चीज़ जो है वो मेस की फ़ीस देगा। अगर बचा, इसके बाद बचा तो वो क्या करेगा, वो हो सकता है कि अपने बर्थडे की ट्रीट दे ले, और फिर अगर बचा तो शायद वो जो है वो शाहरुख खान की पिक्चर देख ले। यानी पूरा चीज़ें वो नहीं कर पाएगा पहले के, तो उसने प्रायोरिटी करा। प्रायोरिटाइज मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उनको लिस्ट में ऊपर रखा, जो कम थी उनको नीचे रखा। वो अगर उस पैसों में नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते कर ले, अगले महीने वो कर लेगा, अगले महीने बर्थडे की ट्रीट दे लेगा, अगले महीने पिक्चर देख लेगा, पहले ये चीज़ करेगा आपको। तो मनुष्य एक रैशनल समझदार इंसान होता है। तो हम लोग को क्यों चुनना पड़ा, क्योंकि पैसा 800 रुपये था, स्टूडेंट के पास 800 रुपये था और काम इतने ज़्यादा थे, तो नेचुरली सब इन 800 में पूरा नहीं हो पाएगा। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले करेगा, जो कम इंपॉर्टेंट है वो बाद में करेगा आपको ये, ठीक है। तो उसने क्या किया, चॉइस अमंग वांट्स, चोरी नहीं करी कि आपको सब ज़रूरतें पूरी करने के लिए भीख मांग ले या कहीं से उधार ले ले, ये सब नहीं करता। रैशनल आदमी क्या करता है, जो कम ज़रूरत वाली चीज़ें होती जिनके बिना काम चल सकता है वो छोड़ देता है, वो अगले महीने के 800 में वो चला लेगा। लेकिन अभी इस महीने उसने वो चीज़ें पहले करी जो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो क्या हुआ, चॉइस अमंग वांट्स, अपनी ज़रूरतों में चुना। क्यों, क्योंकि सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके पास क्या, रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। हम लोग के पास, हम बायर्स के पास रिसोर्स क्या होता है, पैसा। और सरकार के पास रिसोर्स क्या होता है, सारे नेचुरल रिसोर्सेज। हमारी धरती में जो कुछ भी है सब सरकारी का तो है आपको, ठीक है आपको। तो प्रोड्यूसर के पास क्या रिसोर्स होता है, पैसा भी होता है, और वो नेचुरल रिसोर्स भी सरकार से लेता है, ठीक है। तो जिसके पास जो रिसोर्स है, चाहे वो मनी है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स है, आपका देखा गया है रिसोर्स कम ही होता है, ठीक है। और तो उसकी सारी ज़रूरतें आप पूरी नहीं कर सकते, इसलिए आप ज़रूरतों में चुनते हैं। तो चॉइस अमंग रिसोर्सेज बिकॉज चॉइस अमंग वांट्स बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इज नोन एज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और यही हम पढ़ते हैं ना। इस डेफिनेशन के हिसाब से ये डेफिनेशन बेसिकली चिल्ड्रन किसने दी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, एक का नाम है रॉबिन्स और एक का नाम है सैमुएल्सन। इन दोनों ने ये डेफिनेशन दी, और ये डेफिनेशन चिल्ड्रन बहुत अच्छी मानी जाती है। डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ना। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी चिल्ड्रन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ना। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इंसान का बिहेवियर। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between ends and scarce means. ends मतलब होता है wants and scarce मतलब होता है limited, means मतलब होता है resources, which have alternative
यूजेस। ऑल्टरनेटिव कहते हैं एक से ज़्यादा, और अगर आप एक यूज़ के लिए पैसा देते हैं तो दूसरे के लिए कम पड़ जाता है, ये मतलब होता है ना। फॉर एग्जाम्पल ना, इस डेफिनेशन के हिसाब से इकोनॉमिक्स वो साइंस है जहाँ हम इंसान का बिहेवियर पढ़ते हैं। ये बिहेवियर नहीं पढ़ते कि एक वाइफ का अपने हस्बैंड की तरफ क्या बिहेवियर है, या माँ अपने बेटे को कैसे डील करती है, फादर अपने बच्चों के साथ या क्लाइंट के साथ कैसे डील करता है ना, ये सब नहीं पढ़ते। हम कौन सा बिहेवियर पढ़ते हैं, जब इंसान किस सिचुएशन में पड़ जाए कि जब उसके पास वॉन्ट्स बहुत सारे हो और उनको पूरा करने के लिए उसके पास पैसे कम हो, और उस पैसों के मल्टीपल यूज हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस कहते हैं मल्टीपल ना। मल्टीपल यूजेस का यहाँ दो माने हैं चिल्ड्रन। मान लीजिए आपके पास चिल्ड्रन, आपके पास पैसा है, आप स्टूडेंट है, आपको पॉकेट मनी मिली आपको ₹500, यानी 500 रुपीज़ क्या है, आपका मीन्स है, आपका क्या है, रिसोर्स है, आपके पास इतना है ना। इससे चिल्ड्रन आप, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अपनी फ़ीस भी दे सकते हैं, बुक भी ख़रीद सकते हैं, इसमें आप पिक्चर भी देख सकते हैं, कोई मूवी भी देख सकते हैं, इसमें आप अपने शूज़ भी ख़रीद सकते हैं, ठीक है, इसी से आप अपने शूज़ भी ख़रीद सकते हैं, और इससे आप ट्रीट भी दे सकते हैं। यानी इस 500 से आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस 500 से एक साथ सब कुछ कर सकते हैं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब इससे ज़्यादा में चला जाएगा। मान लीजिए आपके चिल्ड्रन, आपको 200 रुपये फ़ीस है, 100 रुपये की किताब है, 100 रुपये का मूवी है, ठीक है, आपको एक और 200 रुपये का ये है, और आपको और ट्रीट जो है अगेन आपके 300 रुपये की जाएगी। 300, 500, 600, 700, 800, 900, यानी सब मिलाकर आपको 900 रुपये चाहिए, लेकिन आपके पास सिर्फ 500 रुपये है। तो यानी इस 500 रुपये से आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये 2-3 चीज़ें आपको चुनना पड़ेगा, आप सब नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब करने के लिए 900 चाहिए, 400 आपके पास कम है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, प्रायोरिटी करेंगे, इंपॉर्टेंस सबसे पहले आपकी फ़ीस की इंपॉर्टेंस है, आपने पहले ये पकड़ लिया, वो नंबर 1 बुक, नंबर 2, ठीक, आपको अब बचा कितना, 200 और एक ये 300 अभी बचे हैं आपको। तो आपको शूज़, अगर शूज़ आप नहीं लेंगे तो आपको क्या होगा, आपके पाँव में छाले पड़ जाएंगे। आप स्कूल कैसे जाएंगे, नंबर 3 पर। अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 ख़त्म हो गया। तो ये 2 चीज़ें आप छोड़ देंगे। यानी अगर आप एक चीज़ कोई चुनते हैं, 1-2 चीज़ें चुनते हैं, तो 1-2 छूट ज़रूर जाती है। इसका मतलब है आपका ऑल्टरनेटिव यूजेस, मतलब ईच रिसोर्स कैन बी यूज फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। यानी एक संसाधन, एक जो लिमिटेड पैसा आपके पास है, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि चिल्ड्रन आप एक करेंगे तो कुछ ना कुछ छूटेगा आपसे ज़रूर। यानी अगर आपने 2 चीज़ें चुनी तो एक आध चीज़ें आपकी छूट ज़रूर जाएंगी, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये डेफिनेशन कहती है कि हम इकोनॉमिक्स में इंसान का बिहेवियर पढ़ते हैं कब, जब उसके पास ज़रूरतें बहुत हैं, और ज़रूरतें यानी पूरी करने के लिए उसके पास पैसा लिमिटेड है, और उस पैसे का मल्टीपल यूज़ है, यानी पैसों से सब ज़रूरतें वो पूरी नहीं कर पाएगा। अब बताइए क्या करेगा ना। एक समझदार इंसान तो सबसे पहले फ़ीस देगा, फिर उसके बाद बुक्स खरीदेगा, शूज़ खरीदेगा। लेकिन क्या हर इंसान का बिहेवियर ऐसे ही होता है? नहीं, कुछ लोग इरेशनल होते हैं, जो लोग मज़ा में ज़्यादा बिलीव करते हैं। हो सकता है उनको ये लगे शाहरुख खान की पिक्चर पहले देख लो, अगले महीने हो सकता है कि पिक्चर रहे ही ना और फिर आए भी ना, तो वो पिक्चर पहले देख लेंगे। कुछ लोग और ऐसे टाइप के होंगे, कहेंगे सोचो बर्थडे की ट्रीट पहले दे ले, बाद में देखा जाएगा। कुछ क्या शूज़ खरीदने को ज़्यादा ऊपर रखेंगे। तो हर इंसान का बिहेवियर एक सा नहीं होता चिल्ड्रन। तो इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर पढ़ते हैं जब उसके पास पैसा कम है, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, और उस पैसों से चिल्ड्रन वो सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएगा। कुछ ज़रूरतें उसको छोड़नी पड़ेंगी और कुछ जो है वो कर पाएगा। तो कौन सा वो ज़रूरतें पूरी करेगा, कौन सी छोड़ेगा, ये बिहेवियर हम पढ़ते हैं। यह कब प्रॉब्लम है, जब पैसा कम है और ज़रूरतें ज़्यादा है, तभी तो चुनना पड़ता है ना, क्या चीज़ चुनेगा क्या छोड़ेगा, ये हम पढ़ते हैं आपका जब उसके पास पैसा कम है और ज़रूरतें ज़्यादा है ना। ये डेफिनेशन सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल डेफिनेशन मानी जाती है आपको, ठीक है आपको। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर जब उसके पास पैसा कम हो, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हो, और उस पैसों से वो सारी ज़रूरतें है पूरी होती है, वो पैसों से सारी ज़रूरतें पूरा कर सकता है। यानी वो सारी ज़रूरतें पैसों ही से पूरी होती है, लेकिन पैसा ज़रूरतों के हिसाब से कम है आपका। तो वो कौन सी ज़रूरत छोड़ेगा और कौन सी वो ज़रूरत पूरी करेगा, ये बिहेवियर हम जो है इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। यानी आपको क्या पढ़ते हैं, चॉइस अमंग वांट्स, यानी वो अपने ज़रूरतों में कैसे चुनेगा। हर का विचार, हर का तरीक़ा, हर का समझ अलग अलग तरह होता है। तो यही ह्यूमन बिहेवियर पढ़ते हैं जब वो पैसों की शॉर्टेज में फंस जाए और ज़रूरतें उसकी ज़्यादा हों आपको।
आई होप आपको डेफिनेशन ये समझ में आई ना। अब इकोनॉमिक्स जो है चिल्ड्रेन, आपको वो मोटे मोटे तौर पर चिल्ड्रेन उसको हम लोग जो है आपको दो में डिवाइड करते हैं। कई तरह से डिवाइड किया, पहले चिल्ड्रेन इसको डिवाइड करा जाता था पॉजिटिव, ठीक है, और नॉर्मेटिव फॉर्म में। आपको ये ना पॉजिटिव आपको ना दो तरह से इकोनॉमिक्स को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, दो तरह से इसकी स्टडी होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ना पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव ये है ना जो चीज़ फैक्ट्स पर बेस्ड होती है चिल्ड्रन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि मेरे क्लास में आपको 30 बच्चे हैं ना, ये 30 चिल्ड्रन को आप टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप क्लास में बच्चों को गिन लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि मैंने जो कहा सही है या नहीं है ना। जो स्टेटमेंट्स आपका फैक्ट्स पर बेस्ड होती है, यानी डेटा पर बेस्ड होती है, जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपका जो व्हाट इज, जो है, जो चीज़ है, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्स पर और डेटा पर बेस्ड होती है। आप डेटा को चेक करके देख लीजिए जो हमने कहा सही है या नहीं है, ठीक है। तो हम वही चीज़ कह रहे हैं जो है, और आप ये प्रूव भी हो जाएगा ना, डेटा पर आप चेक करके देख लीजिए। जैसे हम ये कहें मेरे स्कूल में आपको पिछले 5 साल से हर साल जो है 1000 बच्चा एडमिशन लेता है। और इस बात को, ये कब की बात करें, पिछला जो हो चुका है, जो फैक्ट है, समझ में है। आप इसको चेक कर सकते हैं, स्कूल के आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए हर साल कितने बच्चे आते हैं। अगर हमने कहा कि हर साल 1000 से ज़्यादा बच्चे आते हैं, आप रिकॉर्ड में चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि ये क्या चीज़ है, वो चीज़ जो हो चुका है, जो है, जो एट प्रेजेंट है, हो चुका है या हो रहा है आपको, और इसके ये फैक्ट है, इसके डेटा है, आप इसको टेस्ट कर देख सकते हैं। तो इन चीज़ों की स्टडी है। जैसे हम स्टडी करें कि हमारे स्कूल में, हर स्कूल में कितने बच्चे इस साल हैं, अब हर स्कूल का रजिस्टर उठाकर देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे देश की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, आपको 2011 सेंसस के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। 2011 सेंसस की आप पूरी रिपोर्ट ले आइए, उसमें आपको लिखा, आप देख लेंगे आपको ये। हम ये कह सकते हैं कि हम लोग क्या सबसे ज़्यादा, हमारे देश में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो हैं वो केरला में है। ये प्रूव हो सकता है चिल्ड्रन कैसे, आप 2011 का सेंसस आप देख लीजिए, उसमें हर स्टेट का दिया गया है। हर स्टेट में चिल्ड्रन जितने लोग पढ़े हैं वो गिनकर आपको दिया गया होता है, आप उससे निकाल सकते हैं। तो ये सब क्या चीज़ है, ये सब वो मामले हैं चिल्ड्रन जो आप टेस्ट करके दे सकते हैं। ये फैक्ट्स और डेटा पर बेस्ड होते हैं। आपको व्हाट इज जो है ना, ये सारी स्टडी जिसको आप चेक करके देख सकते हैं, जिसका प्रूफ आपके पास है, जहाँ प्रूफ करने के लिए डेटा आपके पास है, वो सब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आते हैं ना। फिर वो चीज़ें जो व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, ऑट कहते हैं शुड बी, जो चीज़ होनी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ों के बारे में आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई डिस्कशन, कोई डिबेट कर रहे हैं, जो चीज़ अभी हुई नहीं है, तो वो चीज़ें नॉर्मेटिव स्टडीज़ में आती है। नॉर्मेटिव मतलब जो अभी हुई नहीं, जो अभी होना बाकी। इस नेचुरली जो चीज़ हुई नहीं उसको आप प्रूव भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए ना कोई फैक्ट, ना कोई डेटा, कोई आंकड़ा तो होगा ही नहीं। आप प्रूफ कैसे कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इस टाइम मैंने बताया, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 2011 सेंसस के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से 135 करोड़ है, जैसे मैंने बताया। और ये ना दिस पॉपुलेशन जो है इतनी नहीं होनी चाहिए, इसको रोकने चाहिए ना। ये दो सेंटेंस है, एक पॉपुलेशन इतनी है ना, जो पहला सेंटेंस है कि इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है। आप 2011 सेंसस को उठाकर आप चेक करके देख सकते हैं या नहीं, यानी वो प्रूव हो सकती है, टेस्ट हो सकती है। ये बात किस में आएगी, पॉजिटिव स्टडी में। और पॉपुलेशन से बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं, या बहुत सारी प्रॉब्लमें हो सकती हैं, या पॉपुलेशन इतनी नहीं बढ़नी चाहिए, ये सब चलो आप प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब, इसकी स्टडी आपको नॉर्मेटिव में आएगी। तो नॉर्मेटिव जो चीज़ हुआ नहीं, हम लोग क्यों पढ़ते हैं? चलो, हम जब कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो वो सब आपको उस पहले डिस्कशन करते हैं। पहले आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, आप क्या देश के लिए क्या करना चाह रहे हैं, आप देश को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं आप लोग, या क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं। पॉलिसीज़ क्यों बनती है, सरकार पॉलिसी क्यों बनाती है? बेहतरी के लिए,
फॉर द बेटरमेंट, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री, देश की भलाई के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके विकास के लिए। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य क्या है ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा ये लक्ष्य है कि देश में कोई भूखा नहीं होना चाहिए ना, इस भूखा नहीं होना चाहिए के लिए अब आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं, ठीक है। आप गरीबों को मुफ्त खाना दे सकते हैं, सबको रोज़गार दे सकते हैं आपको, ठीक है। आपका भूखा तभी नहीं रह पाएगा, यानी फूड की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। फूड की शॉर्टेज तभी नहीं होगी जब पॉपुलेशन लिमिटेड होगी। पॉपुलेशन आप कैसे रोक सकते हैं, अलग अलग आप मेथड निकाल लीजिए, फैमिली प्लानिंग या जो भी हो आपका, जो आपने ना यहाँ जब कोई भी नीति सरकार बनाती है, पॉलिसी बनाती है, तो उसका कोई लक्ष्य होता है, कोई एम होता है। अब उसके पर डिस्कशन होता है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे एम है कि देश में गरीबी हटाई जाए, ये लक्ष्य है आपका। अब इस पर डिस्कशन होगा कि कैसे हटाया जाए, पॉपुलेशन को रोका जाए, खाना बढ़ाया जाए, गरीबों को रोज़गार दिया जाए, एजुकेशन बढ़ाया जाए तो ताकि लोग खुद ही अपनी नौकरियां, अपना रोज़गार खुद निकाल लें। ये सब डिस्कशन हुआ। अब ये हुआ नहीं है, लेकिन ये क्या है, इस पर आप डिस्कशन कर रहे हैं। ये सारे डिस्कशन अभी हुए नहीं है, ये सारी चीज़ें अभी हुए नहीं है, इस पर सिर्फ डिस्कशन हो रहा है। इसलिए ये सब किसके अंडर में आएगा, ये सारी पढ़ाई और डिस्कशन और डिबेट किसके अंडर में आएगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर में आएगा। तो जब भी पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लमें क्या आ सकती हैं, यानी पॉलिसी कैसे पूरी हो जाए, यानी उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए, लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम कौन सा स्टेप उठाएंगे, ये सब नॉर्मेटिव में आता है। ये सारे डिस्कशंस नॉर्मेटिव में आते हैं। वो चीज़ जब भी हुआ नहीं लेकिन आप चाहते हैं, इसको वैल्यू जजमेंट भी कहते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं ये चीज़ें हो, तो ये सारी स्टडीज़ इसमें आती है। तो पॉलिसी मेकिंग किस में आती है और पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन किस में आता है ये, और जो हो चुका वो किस में आता है, वो स्टडी इसमें आते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आते हैं। क्योंकि जो हो चुका या जो हो रहा है उसको आप टेस्ट कर दे सकते हैं, इस पर फैक्ट्स और डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरह की स्टडीज़ होती हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फिर इकोनॉमिक्स को और दो में बांटा गया है, एक हम लोग कहते हैं माइक्रो और एक कहते हैं मैक्रो ना। माइक्रो और मैक्रो ये दो स्टडीज़ में आपको ये बांटा गया है। आपको डस्टर ऐसे कर लें, इकोनॉमिक्स को माइक्रो और मैक्रो। नाउ जनरली चिल्ड्रन, और बस इकोनॉमिक्स को माइक्रो और मैक्रो दो स्टडीज में आपको ये बांटा गया है। ना माइक्रो का ना ये वर्ड ग्रीक के हैं चिल्ड्रन। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो मतलब होता है बिग ना। पहले इकोनॉमिक्स को माइक्रो स्टडी कहा जाता था, छोटी छोटी चीज़ों की स्टडी ना। इकोनॉमिक्स में चिल्ड्रन हम किसकी ज़्यादा बात कर रहे हैं, पैसों की, पैसों से, हर चीज़ जो पैसों से होती है, क्योंकि पैसों के बिना आप कोई चीज़ खरीद नहीं सकते आप ही। तो वो चीज़ों की बात करते हैं जो पैसों से बनती हैं, पैसों से खरीदी जाती हैं, पैसों से होती है, वो भलाई या वो वेलफेयर जो पैसों से होता है, ठीक है आपको। और पैसा जो है क्या है, लिमिटेड है। पैसा क्या है, एक रिसोर्स है जिससे आप नया गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हैं या खरीद सकते हैं, और पैसा क्या है जो लिमिटेड है आपको। नाउ इकोनॉमिक्स में मोटे मोटे तौर पर, ठीक है, आपको चार इकोनॉमिक्स पर कोई चार कंपोनेंट्स या चार फैक्टर्स माने जाते हैं, चार कंपोनेंट्स माने जाते हैं, 4 कंपोनेंट्स। एक माना जाता है हाउस होल्ड, घर। दूसरा माना जाता है फर्म यानी फैक्ट्री। तीसरा माना जाता है गवर्नमेंट, और चौथा माना जाता है एक्सटर्नल वर्ल्ड। यानी ये पैसा इन्हीं चार में घूमता है। हाउस होल्ड यानी घर में जो लोग रहते हैं यानी बायर्स। फर्म यानी फैक्ट्री, फैक्ट्री कौन चलाता है, प्रोड्यूसर्स, सामान बनाने वाले। तो आपको गवर्नमेंट यानी सरकार, और एक्सटर्नल वर्ल्ड मतलब आपको यानी हम, हमारा देश के अलावा और कंट्रीज जिनसे हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सामान बेच रहे हैं विदेश में तो पैसा आ रहा है, और सामान खरीद रहे हैं तो पैसा आपका जा रहा है। तो ये चारों चीज़ें चिल्ड्रन, ये चार कंपोनेंट्स बताए जाते हैं, ये चार अलग अलग चिल्ड्रन यूनिट्स बताए जाते हैं, इन्हीं में पैसा घूमता है ये आपको। क्योंकि अगर हमारे पास मान लिए चिल्ड्रन हम कहीं काम कर रहे हैं, या चिल्ड्रन किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या सरकार के पास काम कर रहे हैं, हमारे पास जो भी इनकम आई हम एज अ बायर क्या करेंगे, हम इनकम घर में नहीं रख लेंगे। हमारे पास पैसा आया, हम बाजार गए, हमने नाउ प्रोड्यूसर्स का सामान खरीदा,
समझ में आया? तो हमारा पैसा कहाँ चला गया? आपका प्रोड्यूसर्स के पास चला गया ना। प्रोड्यूसर उससे क्या खरीदेगा चिल्ड्रन? आपको प्रोड्यूसर्स उसके पास जो पैसा आएगा वो उनको मजदूरों को एज अ सैलरी दे देगा या रॉ मटेरियल खरीद लेगा आपको ये, फिर पैसा आगे बढ़ गया, किसी और के पास पहुंच गया आपको ये, ठीक है। और सरकार टैक्स ले लेगी, कुछ पैसा सरकार के पास चला जाएगा, ठीक है। तो सरकार के पास आ गया आपको। अगर प्रोड्यूसर सामान एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके पास पैसा आएगा, अगर बाहर से इंपोर्ट यानी पैसा मंगा रहा है तो पैसा जाएगा। तो चलो ऐसा ही ना, ये पैसा चलो जब प्रोड्यूसर्स के पास आता है, प्रोड्यूसर्स क्या अपने फैक्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हैं, यही बायर्स तो काम कर रहे हैं, उनको इनकम की तरह दे देता है आपको। तो पैसा इन्हीं चारों में रोटेट कर रहा था ना। जो पैसा टैक्स के जरिए सरकार के पास आया, सरकार अपनी फैक्ट्रियों में, सरकार के जितने भी विभाग हैं, पुलिस है, आर्मी है, नेवी है, जजेस हैं, आपको पॉलिटिशियन है, अभी या सरकार के हॉस्पिटल हैं, स्कूल्स हैं, उन सबको सैलरी देती है, फिर पैसा आपके पास आ गया। क्या बायर के पास आ गया, बायर ने फिर प्रोड्यूसर या सरकार को टैक्स की तरह दे दिया, फिर ये घूम कर आपके पास आ गया और सरकार फिर आपको दे देगी एज सैलरी, ठीक है। तो पैसा इन्हीं चार में घूमता रहता है आपको ये। तो ना जब हम माइक्रो पढ़ते थे ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू से माना जाता था कि हम ये इनको अलग अलग पढ़ना चाहिए, यानी बायर्स को अलग पढ़ना चाहिए, प्रोड्यूसर्स यानी प्रोड्यूसर्स को मान लीजिए, प्रोड्यूसर्स कौन है? उनको सेलर्स कहलाया जाता है, बेचने वाले, बनाकर बेचने वाले या खरीद कर बेचने वाले, इन सबको हम लोग फर्म या प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो बायर्स हो या सेलर्स हो या गवर्नमेंट हो या एक्सटर्नल वर्ल्ड हो, इन सबको अलग अलग पढ़ना चाहिए, इनको सेपरेट यूनिट पे पढ़ना चाहिए। तो इनको चिल्ड्रन इनके बारे में पढ़ाई इंडिविजुअल होनी चाहिए। तो माइक्रो में हम लोग इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं। ये 4 यूनिट अलग अलग है इकोनॉमिक्स में आपका, क्या किसकी पढ़ाई करते हैं आपका। तो माइक्रो में क्या स्टडी मटेरियल क्या होगा? कम होगा, स्मॉल, यानी इसमें पढ़ना आपको क्या होगा? स्मॉल है। इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट मतलब हर को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, हर को अलग अलग, यानी बायर्स को एक तरफ पढ़िए, फर्म प्रोड्यूसर्स का डिसीजन कैसे लेते हैं और गवर्नमेंट कैसे डिसीजन लेती है, आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैसे डिसीजन लेते हैं, आपको अलग अलग पढ़ना है। तो जब इकोनॉमिक्स के यूनिट को आप अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है, आपको यानी पहले सिर्फ बायर्स को पढ़ा, फिर सिर्फ सेलर्स को पढ़ा, ये तो इसको हम लोग ये इसकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। आप इंडिविजुअल की स्टडी आप कर रहे हैं, अलग अलग आप स्टडीज़ आप जो है वो आप इनको अलग अलग आपको कर रहे हैं आपको। फिर तो यानी इनका स्टडी का जो स्केल जो लेवल है वो बहुत छोटा है, यानी इंडिविजुअल अलग अलग आप पढ़ रहे हैं, स्केल जो है आपको वो अलग अलग है, यानी एज इंडिविजुअल एज इकोनॉमिक एजेंट आप सेपरेटली इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं। फिर इनका फील्ड आपको जो है वो है डिफरेंस इन द फील्ड ऑफ स्टडी है आपको ये ना। अब और मैक्रो में चिल्ड्रन इन सब को आप एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ाई ज़्यादा होती है, बिग है, समझ में, यानी इन चारों को एक साथ लेकर पढ़ते हैं, आप एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ बायर्स कैसे डिसीजन लेते हैं पैसे के बारे में, ठीक है, आपको ये इफेक्ट सेलर्स को भी करेगा। अगर कम खरीदेंगे तो सेलर के पास पैसा कम आएगा, कम आएगा तो सरकार को टैक्स कम जाएगा, ठीक है, आपका कम पैसा होगा तो फॉरेन में सामान वो कम बेचेंगे, तो सब इफेक्टेड है। यानी अगर देखिए तो आप जो है वो रोक नहीं सकते, सिर्फ एक कंडीशन नहीं पढ़ सकते। तो मैक्रो में इन चारों फैक्टर्स का, इन चारों का आप एक साथ पढ़ते हैं, टोटल में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? टोटल में। टोटल में टेकन टुगेदर, टेकन टुगेदर, टेकन टुगेदर को हम एग्रीगेट कहते हैं। एग्रीगेट मतलब होता है एक साथ पढ़ना, कि आप किसी एक यूनिट को सिर्फ नहीं पढ़ सकते इकोनॉमिक्स में कि इसको अलग पढ़ा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। मनुष्य कमाता है क्यों है? क्योंकि प्रोड्यूसर से सामान खरीदे, क्योंकि उन गुड्स जो प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बना रहा है, उससे उसकी ज़रूरतें, उसकी वांट्स पूरी होती हैं। हम क्यों कमाते हैं? ताकि ज़रूरतें पूरी हों। ज़रूरतें किससे पूरी होती है? गुड्स एंड सर्विसेज से। गुड्स एंड सर्विसेज कौन बना रहा है? प्रोड्यूसर, समझ में, प्रोड्यूसर बना रहा है। तो हम उसको इनको अलग नहीं पढ़ सकते आपको ये। फिर प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज इसलिए बना पा रहा है और हम कमा इसलिए पा रहे हैं क्योंकि सरकार है। हाँ, जो प्रोड्यूसर कमा रहा है या जो बायर जो है हाउस होल्ड जो कमा रहे हैं, ठीक है आपका, ठीक है आपका, प्रोड्यूसर प्रॉफिट कमा रहा है, बायर इनकम कमा रहा है, इनमें से टैक्स दोनों में सरकार ले जाएगी। और इसी सरकार, यही टैक्स से सरकार जो है आपको, जो सरकारी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, स्कूलों हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उनको फिर इनकम दे देगी, ठीक है ना। जो इनकम आई चिल्ड्रन आपको, वो सरकार जो है, जब प्रोड्यूसर के पास जो इनकम आई उसी से वो सामान एक्सपोर्ट करेगा या इंपोर्ट करेगा ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सरकार भी करती है। सरकार कौन से पैसों से करती है? जो आप टैक्स से कमाते हैं, जो सरकार आपसे टैक्स लेती है। तो सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, अलग अलग आप नहीं देख सकते।
तो इसकी स्टडी जो है वो हम लोग जो है वो मैक्रो में करते हैं, टेकन टुगेदर। आपको ये टेकन इंडिविजुअली। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए चिल्ड्रन, तो हम माइक्रो में इंडिविजुअल कैसे डिसीजन लेता है, तो यूजुअली चिल्ड्रन हर चीज़ डिपेंड करता है प्राइस पर। प्राइस थ्योरी पढ़ते हैं, कैसा, कीमत क्या है, दाम क्या तय हुए ना। प्राइस कैसे तय होता है चिल्ड्रन ना, अगर हम सिर्फ मान लीजिए माइक्रो में सिर्फ बायर के बारे में पढ़ रहे हैं जो घरों में रहते हैं ना, बायर्स का भी चिल्ड्रन दाम सबके लिए बराबर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉलोनी में रह रहे हैं आपको, और आपकी कॉलोनी में एक सब्जी बेचने वाला आता है, ग्रीन ग्रोसर आता है, जिसको आपकी माँ अक्सर चाय भी पिला देती है। आपकी माँ सबसे पुरानी ग्राहक है, वो आपकी माँ को माँ की तरह मानता है, माता जी कहता है आपको। तो अगर चिल्ड्रन आपकी माँ कहें कि बताओ ये परवल कितने के हैं, वो कहे 12 रुपये किलो हैं, वो कहेंगे ना हम तो इसको 7 ही रुपये किलो देंगे, इतना महंगा नहीं देंगे। तो वो ज़्यादा कुछ चिल्ड्रन वो जो आपको बार्गेनिंग नहीं करेगा, वो ज़्यादा कुछ जो मना नहीं करेगा, अगर ठीक है माता जी ले लो भाई, लेकिन औरों को नहीं देंगे, औरों को मत बताना। तो यहाँ दाम कैसे तय हुए, क्योंकि आपकी माँ का उस चिल्ड्रन उस सब्जी वाले से संबंध अच्छे थे, यानी वो आपकी माँ को क्या मानता था, माँ की तरह मानता था। और अगर कोई और आपकी कॉलोनी की आंटी आएगी है तो उनको परवल वो 12 रुपये किलो ही देगा। तो यहाँ दाम कैसे तय हुए, इंडिविजुअल बायर और सेलर के हिसाब से। इसी तरह से आपने सुना होगा चिल्ड्रन, जैसे आपका कुछ चीज़ें, अगर आप चिल्ड्रन हजरतगंज के मार्केट में चले जाइए, नरही का मार्केट है, हजरतगंज के मार्केट में चले जाइए ना, ये कौन सा पॉश एरिया है, आपका गंज का पॉश एरिया है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन सब्जी भी बहुत महंगी होगी। और अगर आप रिमोट में चले जाइए दूर में, तो वहाँ पर क्या होगा, सब्जी जो है कंपैरेटिवली कम है, आपको कम महंगी मिलेगी, यानी आपको सस्ती मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन कैसे तय हुआ, यहाँ पर चिल्ड्रन सेलर किस हिसाब से दाम रख रहा है, जितना कि कंज्यूमर की बाइंग कैपेसिटी है। यहाँ पर कौन लोग आएंगे जो इस एरिया में रह रहे हैं, उस एरिया में अमीर लोग रहते हैं, समझ में आया। और उसमें भी चिल्ड्रन कुछ किसको ज़्यादा लेगा, कुछ से कम। जिनको पुराना जानता होगा उनको वो काफ़ी कम कर देगा, और जिनको नया जानता होगा, नए आएंगे कस्टमर, उनसे वो ज़्यादा लेगा। तो यहाँ दाम कैसे तय हुआ है चिल्ड्रन, तय इंडिविजुअल बेसिस पर तय हुआ है। आपको हर मार्केट में एक ही चीज़ के दाम अलग अलग होते हैं चिल्ड्रन, बायर्स और सेलर्स के हिसाब से, या बायर और सेलर के हिसाब से अलग अलग तय होते हैं आपको। तो यहाँ प्राइस थ्योरी, जब इंडिविजुअल की आप स्टडी करें दाम कैसे तय हुए, तो आपका माइक्रो में आता है। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ों की स्टडी करें जो सबके लिए एक है, जहाँ पर आप सबके लिए बना रहे हैं, कोई ऐसी पॉलिसी जो आप सबके लिए बना रहे हैं, कोई ऐसी थियोरी जो सब पर लागू हो, ठीक है, तो वो आपको इसमें आता है, मैक्रो में आता है। तो हम लोग सबसे पहले चिल्ड्रन इसमें इनकम थियोरी पढ़ते हैं। इनकम थियोरी पढ़ना क्यों चिल्ड्रन, आप देखिए हर चीज़ इनकम से कनेक्टेड है। जैसे चिल्ड्रन इस वक्त 7th पे कमीशन चल रहा है। पे कमीशन क्या होता है, हर साल सरकार कुछ साल बाद पे कमीशन लाती है, तो ये तय करता है कि जो लोग हैं सरकार में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, चाहे वो फौजी हो, पॉलिटिशियन हो, हॉस्पिटल के लोग हो, डॉक्टर्स हो, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हो, सरकारी स्कूल के टीचर्स हो, इन सब की सैलरी कितने % बढ़ेगी आपको, ये पे कमीशन से पता लगता है आपको। ये ना अगर सरकार बढ़ाएगी तो सबके लिए बराबर बढ़ाएगी, पूरे देश में जितने लोग नौकरी कर रहे हैं सबके लिए बढ़ाएगी। वो ऐसा नहीं करेगी कि दिल्ली में रहने वालों के लिए सैलरी ज़्यादा बढ़ा दी और लखनऊ में रहने वालों के लिए कम बढ़ा दी ना। इनकम पर ही देखिए तो सब कुछ डिपेंड करता है आपको। अगर इनकम सबके साथ बढ़ेगी तो लोगों की पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं तो प्रोड्यूसर ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं, उनके पास प्रॉफिट ज़्यादा आता है, प्रॉफिट ज़्यादा आता है तो प्रोड्यूसर ज़्यादा लोगों को नौकरी पर रखता है और चीज़ें बनाता है। तो सब चीज़ें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही, तो इनकम थ्योरी, यानी इनकम थ्योरी क्या होगी, जो सबके लिए इनकम कैसे बढ़ेगी। जब ऐसी थ्योरी बनाते हैं, यहाँ किसके लिए सोचा, सरकार ने सबके लिए सोचा एक साथ। तो ये थ्योरियाँ जो सबके लिए होती हैं चिल्ड्रन, वो हम लोग किसके अंडर में पढ़ते हैं, मैक्रो में। यहाँ एवरीथिंग इज टेकन टुगेदर, सबको एक साथ आपने लिया। आपको एग्रीगेट यानी ये चारों कंपोनेंट्स को, हाउस होल्ड यानी बायर्स को का, आपको फर्म यानी प्रोड्यूसर यानी सेलर्स को, ठीक है, गवर्नमेंट को के डिसीजन और एक्सटर्नल वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सारे डिसीजन को, इन चारों फैक्टर्स को एक साथ लेती है, इन चारों यूनिट्स को, ये चारों चीज़ों को एक साथ लेती है आपको। तब कोई अगर पॉलिसी बनाती है सरकार तो वो मैक्रो में आती है। इसमें सबसे पहले इनकम पॉलिसी बनती है। अब इससे ही रिलेटेड देखिए सब कुछ है। अगर सरकार ने इनकम की पॉलिसी बनाई कि सबके लिए 40% सैलरी बढ़ेगी,
तो चिल्ड्रन अब सरकार उसी हिसाब से सबके लिए टैक्स भी बढ़ाएगी, टैक्स पॉलिसी भी बनेगी, क्योंकि इनकम बढ़ाए तो टैक्स लोग अब टैक्स भी ज़्यादा दे सकते हैं। उसी हिसाब से प्रोड्यूसर जो है चिल्ड्रन आपको क्या करेगा, आपको हर चीज़ों के का प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेगा, प्रोडक्शन पॉलिसी आएगी। उसी हिसाब से एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होगा आपको, ये क्योंकि ज़्यादा इनकम तो ये। उसी हिसाब से चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा पड़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट, अगर लोगों के पास इनकम ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा खरीदेंगे, तो प्रोड्यूसर के पास प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। प्रॉफिट से प्रोड्यूसर जो है आपका ज़्यादा, यानी प्रॉफिट ज़्यादा आता है तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा लोगों को नौकरी पर रखता है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। तो इनकम पर ही डिपेंडेंट है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, ठीक है। इसी पर डिपेंडेंट है टैक्स पॉलिसी, ठीक है। इनकम थ्योरी, यानी अगर इनकम बढ़ी आपको तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, सरकार अपनी टैक्स भी ज़्यादा बढ़ा देगी। इसी तरह से चिल्ड्रन बैंक क्या करेंगे, चिल्ड्रन लोगों की इनकम बढ़ी, ठीक है आपका, तो वो जो है अपना लोन ज़्यादा देने लगेंगे क्योंकि लोग जो है आपको, और इसी तरह से बैंक भी चिल्ड्रन रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना बढ़ा देगा, ब्याज भी ज़्यादा बढ़ा देंगे क्योंकि लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा हो गई। इसी तरह से चिल्ड्रन आपको जो है प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। लोगों के पास इनकम होती है तो फ़ौरन बाजार भागते हैं ज़्यादा सामान खरीदने के लिए, तो सरकार को प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको चीज़ों का यानी तो सामान भी ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी पॉलिसियाँ किससे कनेक्टेड है, इनकम पॉलिसी से। और इनकम वो चीज़ है जो सभी के लिए बढ़ती है। इसी तरह से चिल्ड्रन आपको इनकम लोगों की बढ़ेगी तो लोग, देखा गया है कि देश पे चिल्ड्रन लोगों का आपको जो है पॉपुलेशन भी ज़्यादा बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ी, ज़्यादा खाने को आया तो बच्चे भी ज़्यादा हुए, ठीक है आपको। तो ये सारी चीज़ें किससे कनेक्टेड है, ये आपको इनकम थ्योरी से। तो वो पॉलिसी अगर आप बनाते हैं जो सबके लिए एक साथ बनती है, ये सारी पॉलिसीज़ के बारे में जो स्टडी होती है चिल्ड्रन, या थ्योरी और ऐसी थ्योरी जो सबके पर अप्लाई करती है आपका, वो सारी स्टडी किस पर आती है, ठीक है, आपको मैक्रो में आती है। यहाँ आपने क्या लिया, चारों जो इकोनॉमिक्स के ये 4 यूनिट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं, इनकी स्टडी एक साथ ली, यानी कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जो इन सबको अफेक्ट करी, कोई ऐसी थ्योरी बनाई जो सब पर इफेक्ट करी। आपको ये समझ में है आपको ना। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये बताएं, एक थ्योरी है चिल्ड्रन इकोनॉमिक्स की कि महंगी चीज़ जो है कस्टमर कम खरीदता है, सस्ती चीज़ ज़्यादा, ठीक है, नॉर्मल बात है। जो चीज़ ज़्यादा महंगी होगी ज़्यादा लोग खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर वो खरीद लेंगे तो बाकी चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे। तो ये एक थ्योरी है कि महंगी चीज़ लोग कम खरीदते हैं, सस्ती चीज़ आप लोग ज़्यादा खरीदते हैं ना। ये थ्योरी सब पर लागू होती है, 90 आप 100 पे ऑफर 100 सब % पर नहीं तो 80% लोगों पर ये लागू होती है कि हम महंगी चीज़ कम खरीदते हैं, सस्ती चीज़ ज़्यादा, क्योंकि सस्ती चीज़ अगर आपने ख़रीदा तो आपकी और भी चीज़ आपके पास ख़रीदने के लिए पैसा बच जाता है आपको, ठीक है। तो ये थ्योरी है ना। अगर ऐसा हुआ कि महंगा चीज़, कोई चीज़ महंगी है, ठीक है, तो लोग कम खरीद रहे हैं। महंगी क्यों है, क्योंकि सेलर ने महंगा कर रखा है, दाम महंगा क्यों कर रखा है, क्योंकि मान लीजिए सरकार ने टैक्स ज़्यादा बढ़ा रखा है, तो सेलर क्या करता है, उस टैक्स को दाम में जोड़ देता है, तो वो चीज़ महंगी हो गई। अब महंगी हो गई तो क्या होगा, कस्टमर वो कम खरीदेगा, तो उसकी सेल कम होगी, समझ में। तो इसको सबको इफेक्ट करा ना आपको ये ना। अगर सेलर ने महंगा कर दिया, कस्टमर ने कम खरीदा, तो सेलर के पास पैसा कम आएगा तो चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट भी नहीं करेगा, समझ में। तो सब एक चीज़ दूसरे से कनेक्टेड होता है आपको। तो अगर आप कोई ऐसी थ्योरी पढ़ रहे हैं जो सबको, चारों फैक्टर, चारों कंपोनेंट्स, चारों यूनिट को एक साथ लेकर सब पर लागू होती है, सबको इफेक्ट करती है, ठीक है, आपको सबको असर करती है, तो आप इस किस में पढ़ते हैं, मैक्रो में, ठीक है आपको। और अगर चिल्ड्रन हाँ मैक्रो में आपको वो करते हैं ऐसी थ्योरी के बारे में, और माइक्रो में आप इन चारों कंपोनेंट को अलग अलग आप पढ़ते हैं ना चिल्ड्रन। देखिए एक और भी चीज़ है, अगर कोई पॉलिसी, यहाँ इनकम पॉलिसी बनाई, पॉलिसी कौन बनाता है, सरकार सबके लिए बनाती है, तो सब माइक्रो में आया, लेकिन असर हर पर अलग अलग होता है। ये हम असर यहाँ पर पढ़ेंगे, इम्पैक्ट यहाँ पढ़ेंगे, क्या आपका पॉलिसी यहाँ पढ़ेंगे, इम्पैक्ट अलग, सब पर अलग। अगर मान लीजिए सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, ये पॉलिसी बनाई, टैक्स सबके लिए बढ़ा, एक साथ सबके लिए टैक्स बढ़ गया, ठीक है। अब टैक्स बढ़ा चिल्ड्रन तो हर पर अलग असर अलग होगा। जो रिच है चिल्ड्रन उनको शायद इतना फ़र्क ना पड़े, उनके पास पैसा बहुत है। जो गरीब है उनको ज़्यादा पड़ेगा, मिडिल क्लास को थोड़ा उससे कम पड़ेगा आपको। तो असर हमने अलग अलग देखा, ठीक है आपको, ठीक। इसी तरह से बायर्स पर अलग असर पड़ेगा, प्रोड्यूसर पर अलग पड़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर अलग पड़ेगा असर। तो असर पॉलिसी किसने बनाई थी, सरकार ने। तो यहाँ इम्पैक्ट जो है, अलग अलग इम्पैक्ट हम अगर पढ़ते हैं, असर क्या हुआ उस पॉलिसी का, वो हम इसमें पढ़ेंगे। और पॉलिसियाँ सबके लिए जो बनाएंगे वो किस में है, वो इसमें आएगी, मैक्रो में। आप तो मैक्रो में आप चारों कंपोनेंट्स को एक साथ लेते हैं,
तब आप कोई पॉलिसी कोई स्टडी करते हैं, इसमें सबसे पहले इनकम थियरी बनती है, क्योंकि उसी से सब कुछ रिलेटेड है। और आपको माइक्रो में छोटा पढ़ते हैं, छोटी चीज़ की पढ़ते हैं, यानी इन चारों कंपोनेंट्स को अलग अलग पढ़ते हैं। 4 कंपोनेंट्स क्या है? हाउस होल्ड यानी बायर, फर्म प्रोड्यूसर यानी सेलर्स, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल वर्ल्ड। ये 4 कंपोनेंट्स हैं जिनको आप पढ़ते हैं, आपको अलग अलग पढ़ते हैं आपको। तो ये मैक्रो और ये माइक्रो इसमें आपको आता है, ठीक है। तो इसमें हम प्राइस थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें इनकम थ्योरी पढ़ते हैं ना। चलो, जो मेथड है पढ़ाने का माइक्रो और मैक्रो पढ़ाने का, उसके मेथड भी अलग है ना। माइक्रो थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, तो जिस मेथड से पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम ना। ये क्या है पार्शियल इक्विलिब्रियम? ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक में भी एक्सप्लेन नहीं है, ये आप MA लेवल में पढ़ते हैं, तो बस एक दो लाइन में आपको मेंशन कर दिया गया है। और जो मेथड से हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसको कहते हैं कॉजी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। उसको हम लोग कहते हैं कॉजी कहते हैं सेमी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्शियल इक्विलिब्रियम मेथड से पढ़ी जाती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉजी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस इस मेथड से पढ़ी जाती है आपको। फिर चिल्ड्रन आप लोग क्या पढ़ते हैं ना, आप लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पर माइक्रो में आप इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ते हैं। इस इंडिविजुअल यूनिट का बिहेवियर पढ़ते हैं कि बायर्स का क्या बिहेवियर होगा, सेलर्स का क्या बिहेवियर होगा, आप गवर्नमेंट का क्या बिहेवियर होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या बिहेवियर होगा। ये जो 4 यूनिट इकोनॉमिक्स के हैं इनका बिहेवियर आप अलग अलग पढ़ते हैं आपको। ये यानी आप इंडिविजुअल यूनिट का बिहेवियर पढ़ते हैं, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। और इसमें क्या पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप बिहेवियर इसमें भी पढ़ते हैं, लेकिन सबका टेकन टुगेदर एग्रीगेट बिहेवियर पढ़ते हैं। इन चारों यूनिट का एक साथ बिहेवियर क्या होगा ये आप पढ़ते हैं, एग्रीगेट बिहेवियर। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है। माइक्रो में आपको कम पढ़ना पड़ता है, इसलिए स्मॉल, मैक्रो में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है भाई, मैं इसलिए आपको माइक्रो में चिल्ड्रन आप ये 4 जो इकोनॉमिक के यूनिट होते हैं जिनके बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, हाउस होल्ड यानी बायर्स, फर्म यानी सेलर्स, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड, इनको अलग अलग पढ़ते हैं आपका, इनका बिहेवियर पढ़ते हैं आप, ठीक है। हाँ ठीक है, जिनको हम अलग अलग अगर हम पढ़ रहे हैं तो माइक्रो में आता है। अगर इनको एक साथ लेकर पढ़ा तो हम एग्रीगेट या टेकन टुगेदर, इन चारों को टेकन टुगेदर अगर आप एक साथ पढ़ते हैं तो मैक्रो में आता है। इसी तरह से हम माइक्रो में प्राइस थ्योरी पढ़ते हैं क्योंकि ये अलग अलग आपको तय होती है आपको, यानी अलग अलग बाजार में अलग अलग तय होती है। चलो ना आपको प्राइस थ्योरी आपको अलग अलग तय आप इसमें पढ़ते हैं माइक्रो में, और मैक्रो में आप वो थ्योरी पढ़ते हैं जो सबके लिए एक है आपको, यानी जो सब पर अप्लाई होती है वो थ्योरी पढ़ते हैं। इनकम थ्योरी, इनकम थ्योरी से रिलेटेड है एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, टैक्स थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी, पॉपुलेशन थ्योरी, सब आपका, क्योंकि टैक्स बढ़ेगा सभी के लिए बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी सभी के लिए वो बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी घटेगी सभी के लिए बढ़ेगी, आपको ब्याज की दर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा सभी के लिए। तो ये पॉलिसियाँ वो हैं तो इन चारों को एक साथ इफेक्ट करती है, तो इन चारों को एक साथ लेकर बनाई जाती हैं आपको, इन चारों को एक साथ ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। ये सब हम मैक्रो में पढ़ते हैं। और अगर अलग अलग कोई ऐसी थ्योरी है जो अलग अलग तय होती है, सबके लिए अलग अलग है, वो हम माइक्रो में तय करते हैं, और माइक्रो में वो हम आपको वो चीज़ें पढ़ते हैं आपको, ठीक है। इसी तरह से आपको माइक्रो पढ़ने का मेथड जो होता है उसको पार्शियल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और मैक्रो पढ़ने के मेथड को क्वाजी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं। इसका माने जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल में पढ़ाया जाता है, आप इसे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ते हो, यहाँ पर एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ ऑल दीज 4 यूनिट्स टेकन टुगेदर। दीज 4 यूनिट्स क्या है, हाउस होल्ड यानी बायर्स, सेलर्स, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड टेक इट टुगेदर। आपको ये आप एक साथ पढ़ते हैं आपको, तो माइक्रो और मैक्रो ये आप पढ़ते हैं ना। चलो, माइक्रो और मैक्रो ये एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है, आप ये समझ लीजिए, अलग अलग नहीं है आपको ये, ठीक है, अलग अलग नहीं। माइक्रो थ्योरी आपको चलो कोई भी अगर आप थ्योरी बनाते हैं तो आप सिर्फ थ्योरी बनाकर छोड़ नहीं देते, या कोई पॉलिसी बनाते हैं, सरकार है जो भी कार्य करती है, जो भी पॉलिसी नीति बनाती है वो देश के हित के लिए बनाती है।
फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। आपको ना पॉलिसी बना दी, और आप ना जो पॉलिसी बना रहे हैं वो बना रहे हैं चिल्ड्रन जो नेता हैं जिनके पास पहले से बहुत पैसा है, और पॉलिसी चिल्ड्रन आपने वो अपने हिसाब से बना रहे हैं। तो जब तक आपने उस पॉलिसी का असर नहीं देखा तो पॉलिसी बनाना बेकार है। आपने पॉलिसी बना दी, लेकिन पॉलिसी का अच्छा असर हुआ, बुरा असर हुआ, वही चीज़ हुआ जो आप सोचते थे, वही लक्ष्य पूरा हुआ, वही गोल पूरा हुआ जो आप उस पॉलिसी से पूरा करना चाहते थे कि नहीं हुआ। अगर आपने ये नहीं देखा तो आपकी पॉलिसी बेकार है। तो पॉलिसियों के बारे में, पॉलिसियाँ जब आपको सब चीज़ों को लेकर आप पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, तो पॉलिसी आप ना कि स्टडीज़ हम लोग माइक्रो में करते हैं, लेकिन उसका असर अलग अलग कैसे हुआ हम इधर पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने आपको पेट्रोल के दाम या डीजल के दाम बढ़ा दे, तो सरकार ने पूरे देश के लिए बढ़ा तो सभी के लिए बढ़ा आपके, यानी तो ये पॉलिसी किस पे आएगी? मैक्रो, ठीक है ना। इससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, किसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, किसको नहीं हुआ, अगर आपका इसका इम्पैक्ट जो है हम लोग माइक्रो में पढ़ते हैं। तो माइक्रो मैक्रो कंडक्ट टू कनेक्टेड है आपको। आप ये देखेंगे चलो अगर दाम ज़्यादा बढ़े तो लोगों ने गाड़ियाँ खरीदना कंपैरेटिवली कम कर दिया, ठीक, ये आपको हुआ। लेकिन इससे एक और नुकसान हुआ कि आपको ट्रांसपोर्टेशन चीज़ें महंगी हो गई। कैसे महंगी हो गई? क्योंकि चिल्ड्रन आपको खेतों में सामान पैदा होता है, फिर वहाँ से शहर तक किस पर आता है? गाड़ियों में आता है। गाड़ी पेट्रोल और डीजल से पड़ती है। अगर वो महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट वाले चिल्ड्रन जो है किसानों से ज़्यादा पैसा लेंगे, ठीक है। तो किसान को जब महंगा पड़ रहा है ट्रांसपोर्ट करना, शहर तक लाना, बाजार तक लाना, तो वो चीज़ों के दाम नहीं बढ़ा देंगे। तो उससे क्या होगा? जनता की जेब कटेगी। समझ में है आपको ना? तो इससे बहुत नुकसान, जनता की जेब कटेगी तो सरकार को टैक्स कम देगी। तो इससे क्या हुआ? आपने पेट्रोल, सरकार ने सोचा पेट्रोल बढ़ाकर के दाम बढ़ाकर पैसा ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ से टैक्स कम नहीं हो जाएगा, लोग टैक्स देने लायक ही नहीं रह जाएंगे। जब चीज़ें महंगी होगी, पैसा बचा नहीं तो टैक्स कहाँ से देंगे? समझ में है आपको ये? तो इससे चिल्ड्रन इम्पैक्ट जो है अलग अलग पर क्या इम्पैक्ट हुआ चिल्ड्रन, ये आपको ये माइक्रो में पढ़ते हैं। तो दोनों कनेक्टेड है। जब आप पॉलिसी कोई बनाएं, सबको चारों यूनिट को एक साथ लेकर वो मैक्रो में जब आप बनाते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है आप माइक्रो में पढ़ते हैं। आपको ये उससे पता लगता है कि वो मैक्रो की जो पॉलिसी थी वो इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से आपको जो ये आपको कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर आप अलग अलग इनको कर आप नहीं देख सकते, आप लोग आपको मिलाकर ही इनको देखना ना। चलो इकोनॉमिक्स में अभी तक शुरू से 16th सेंचुरी में जब से इकोनॉमिक्स आई तब से 19th सेंचुरी तक हम लोग माइक्रो में ही पढ़ते थे। यानी बायर्स का डिसीजन, जब पैसा कम हो, ज़रूरतें ज़्यादा हो, तब वो कैसा डिसीजन लेंगे, कौन सी चीज़ ज़्यादा खरीदेंगे, कौन सी चीज़ कम खरीदेंगे, है आपका। इसी तरह से प्रोड्यूसर भी कौन सी चीज़ ज़्यादा बनाएगा, कौन सी चीज़ कम बनाएगा, ठीक है। आप कौन सा मेथड प्रोडक्शन का अपनाएगा जिसमें पैसा कम खर्च हो, ठीक है, और फ़ायदा ज़्यादा हो। यानी ये भी डिसीजन कैसे लेगा जब उसके पास पैसा कम है और सामान ज़्यादा बनाना हो। इसी तरह से गवर्नमेंट भी क्या करेगा, कैसे चीज़ें बनाएगी, कौन सी चीज़ बनाएगी जब पैसा कम हो और सामान ज़्यादा बनाना हो। इसी तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर डिसीजन, जब पैसा कम हो और सामान ज़्यादा बेचना हो या ख़रीदना हो तो कौन सा करेंगे, ठीक है। ये चारों को क्योंकि अलग अलग पढ़ाई करी जाती थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन चिल्ड्रन 20th सेंचुरी में 1929 का डिप्रेशन हुआ। डिप्रेशन कहते हैं चिल्ड्रन जब पैसों की वैल्यू गिर जाती है, आपको, ठीक है। जब चिल्ड्रन पैसा तो बहुत होता है लेकिन लोग गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते ना। हम लोग क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई 1914 to 1918, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई 39 तो आपको 39 to 45। अब इस बीच में चिल्ड्रन कुछ पैदा नहीं हुआ। लोगों के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन पैसा का तभी फ़ायदा है जब आपके पास चिल्ड्रन सामान मार्केट में हो आपका। तो बायर्स के पास पैसा बोरे भर कर रखे रहते थे, लेकिन क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, हर जगह बॉम्बिंग हुई थी चिल्ड्रन, कुछ पैदा नहीं हुआ, कि खेत जो है सब जल गए थे, फैक्ट्रियाँ ख़त्म कर दी गई थी। वर्ल्ड वॉर मतलब सब देश उसमें इन्वॉल्व है। तो प्रोड्यूसर्स ने कोई प्रोड्यूस नहीं करा, तो क्या वो पैसा बेकार है? बायर्स के पास पैसा बेकार है जब प्रोड्यूसर बना नहीं रहे। आपके पास लाख पैसा हो, अगर बाजार में सामान नहीं है तो आप नहीं खरीद पाएंगे, तो बेकार था चलना। तो तब समझ में आया कि अलग अलग नहीं देख सकते आपको। फिर सरकार लाख पॉलिसी बनाए, टैक्स बढ़ाए या टैक्स घटाए, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब और आपका, क्योंकि आपका टैक्स हर सामान पर लगा होता है, हर सामान आप खरीदते हैं उसमें टैक्स लगा होता है, और ये पैसा चलन सामान का जो आप सेलर को देते हैं उसका उतना पोर्शन इसके पास चला जाता है सरकार के पास। तो टैक्स पॉलिसी बेकार है।
जब सामान ही नहीं बिक रहा, सामान ही प्रोड्यूसर नहीं बना रहा है, तो प्रोड्यूसर के पास पैसे ही नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा तो टैक्स कहाँ से देगा? यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये तब समझ में आया कि अलग अलग नहीं पढ़ सकते, इन सबको एक साथ लेकर पढ़ना होगा। तो एक नई स्टडी आई मैक्रो। तो मैक्रो स्टडी चिल्ड्रन आपको ये 20th सेंचुरी में आई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में 1929 में, ठीक है आपका, जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ। ग्रेट डिप्रेशन मतलब पैसा तो बहुत था, सामान नहीं था, समझ में आया? क्योंकि फैक्ट्रियाँ सारी जल चुकी थी, खेत सारे जल चुके थे आपको। तब पता लगा कि नहीं, इनको सब एक साथ देखना होगा। अगर डेवलपमेंट करना है तो चारों का एक साथ, इनकम बढ़ाइए कस्टमर की, तो प्रोड्यूसर का सामान भी बढ़ाइए, तो सरकार को पॉलिसी भी अच्छी बनानी चाहिए आपको, और फिर उसी हिसाब से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, समझ में? यानी इन चारों को एक साथ देखना है आपको, ठीक है? तब मैक्रो इकोनॉमिक्स आया। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स लाने का, मैक्रो स्टडी लाने का श्रेय या जिसका योगदान किसका है सबसे ज़्यादा? उस वक्त एक इकोनॉमिस्ट आया, जॉन केन्स नाम है, ठीक है? जॉन केन्स ने कहा कि नहीं, सबको मिलाकर देखो, अलग अलग बायर का डिसीजन मत देखो, अलग अलग सेलर का डिसीजन मत देखो, सरकार का डिसीजन मत देखो, आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का डिसीजन मत देखो, सबको मिलाकर देखो। पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है आपको, समझ में है आपको? कितने लोग जब फॉरेन में सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, फॉरेन में सब काम कर रहे हैं, फॉरेनर्स यहाँ काम कर रहे हैं, कितने लोग घूमने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो वहाँ उनको पैसा दे रहे हैं, फॉरेनर्स यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पैसा दे रहे हैं। तो ये सब पैसा जो है वो पूरी दुनिया में घूमता है, ठीक है? आपको सिर्फ आपके देश में नहीं रहता, आपको बायर्स और सेलर्स के बीच में लेन देन रहता है आपको, फिर बायर्स और सेलर्स और सरकार के बीच में लेन देन रहता है, बायर्स और सेलर्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में लेन देन रहता है। हम जितने भी सामान बाजार में खरीद रहे हैं, चाहे वो टीवी हो, जितने भी ब्रांड है, सैमसंग है आपका, ओनिडा है, आप फिलिप्स है, ये सब कहाँ है? सब फॉरेन ब्रांड है, फॉरेनर्स के सामान है जो यहाँ बिक रहे हैं। हमने जब आप जाए, आप कभी फॉरेन गए भी ना हो, लेकिन आपने खरीदे तो पैसा कहाँ गया? बाहर चला गया, ठीक है? तो ये चारों यूनिट को एक साथ आपको देखना है। तो इसको, तो ये स्टडीज़ के जॉन केन्स लेकर आया कि मैक्रो इन चारों यूनिट के जो भी पॉलिसी बनाए, इन चारों यूनिट को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए, टेकन टुगेदर होनी चाहिए आपको, अलग अलग यूनिट की नहीं करने चाहिए, ठीक है? अलग अलग यूनिट की अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो इन पॉलिसियों का क्या असर हुआ, तब अलग अलग आप करिए कि क्या असर हुआ, समझ में है आपको कि क्या और किस पर कितना असर हुआ, ये आप अलग अलग यूनिट पर स्टडी करिए। लेकिन जब पॉलिसी बनाइए तो इन चारों यूनिट को टेकन टुगेदर आपको, तो ये 4 कंपोनेंट्स माने जाते हैं इकोनॉमिक्स में आपका, जिनको मिलाकर इसकी स्टडी करी जाए ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपका ये आपका 12th चैप्टर है थ्योरी का, ये पहला यानी थ्योरी का पहला चैप्टर, और आपकी बुक 2 में ये 12th चैप्टर है। इससे पहले चैप्टर 8, 9, 10 और 11 ये स्टैट्स है, और तो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।